आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 वन हमारी जीवन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन के बारे में पढ़ेंगे। वन क्या होता है? जब कोई भूभाग पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उसे वन कहते हैं। यदि कोई भूभाग पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं लेकिन वो सभी एक ही जैसे हैं तो वे फसल कहला जाएंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं तो वे वन होंगे। फसल को वन कह सकते हैं लेकिन वन को फसल नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई भूभाग पर जो है बहुत सारा लीची का पौधा है तो उसे लीची का फसल कहेंगे, और उस लीची के फसल को एक तरह से हम लोग वन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वन को जो है हरा फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का। वन को हरा फेफड़ा कहा जाता है। किस चीज़ का? पृथ्वी का। ये क्यों कहा जाता है हरा फेफड़ा? अब इसको समझते हैं। मानव में फेफड़ा होता है तो मानव में जो फेफड़ा होता है वो हृदय से जुड़ा होता है, और हृदय जो है मुख्य रूप से दो पाइप से जुड़ी होती है, एक जो है धमनी और एक शिरा। धमनी का काम क्या होता है कि यह हृदय से जो है ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, सभी अंगों तक पहुंचाती है, यानी सभी केशिकाओं तक पहुंचाती है। इसके बाद एक होता है शिरा। शिरा का क्या काम होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से लेकर आना। कहाँ तक? हृदय तक। फिर हृदय क्या करता है? उस अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला होता है या अन्य अवांछित गैस जो होता है उसको फेफड़ा तक पहुंचाता है, और फिर उसी फेफड़ा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है ऑक्सीजन को हृदय तक पहुंचाता है। इस तरह से शरीर में जो है हृदय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करके रखता है। उसी तरह पृथ्वी पर वन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करके रखता है। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा ग्रहण कर रहा है। उसके बाद इधर से दिखाई दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है। ये पूरे चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है पेड़ पौधा, और उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसका मतलब कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बदले में ऑक्सीजन को छोड़ता है। हम सब जितना भी जीव जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, मतलब कि बाहर छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम सब जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं, वो वायुमंडल में जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधा। उसके बाद वो सब क्या करता है? ऑक्सीजन को निर्मुक्त करता है, और इस ऑक्सीजन को कौन निर्मुक्त करता है? मानव। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा फेफड़ा। शरीर के लिए जितना फेफड़ा जरूरत का चीज़ है, उसी तरह पृथ्वी के लिए वन उतना ही ज़रूरत का चीज़ है। इसके बाद शिखर, वन की वास्तुकला। वन होता कैसा है? शिखर और वितान। ये सुनिए, कोई भी पौधा उसका अंतिम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? शिखर। जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया क्या? पेड़ पौधा, इसका ये पार्ट जो होगा ये भी क्या कहलाएगा? शिखर। अब ये जो हुआ ये पौधा, ये कहलाएगा इसका शिखर। शिखर यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे इस पेड़ का बात करें तो ये ऊपर वाला लगेगा कि ये सिर्फ शिखर होगा, नहीं, इसका ये वाला पार्ट भी क्या होगा? शिखर। क्यों? मान लिया जाए इसका एक डाली इस तरह से, इसमें ऐसे करके बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। अब ये जो लास्ट पार्ट होगा यही क्या कहला जाएगा? शिखर। इसमें देखेंगे इस डाली का जो ये लास्ट पत्ती होगी उसको क्या कहेंगे? शिखर। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो है, ये जो लास्ट, इस पौधा की बात करें, इधर से जो ये लास्ट डाली निकली होगी, यहाँ पर जो लास्ट पत्ती होगा इसको भी हम शिखर कहेंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा इसको भी हम लोग शिखर कहेंगे। उसके बाद वितान। वितान क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे शिखर निकले होंगे, यहाँ पे बहुत सारे शिखर निकले होंगे, और ऊपर पर जाकर कुछ ऐसे डाली होंगे जो इस
इस सब डाली के लिए छत का काम कर रहे होंगे, छत जैसा होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? वितान। जैसे ऊपर पे देख पा रहे होंगे एक मोटा शाखा जो है जा रही है, उसके बाद ऊपर वाला जो भी छत के तरह ढका हुआ है वो क्या हो जाएगा? वितान। वितान क्या होता है? ऊंचे वृक्षों की शाखाएं जो कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह ढकी होती है। जितना भी मान लिया जाए यहाँ पे जितना भी कम ऊंचाई का पेड़ पौधा होगा उसके लिए छत के तरह जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे? वितान। अब वन में देखेंगे तो शीर्ष परत का पेड़ पौधा होता है, मध्य परत का रहता है, निचली परत का। निचली परत में ये सभी छोटे छोटे पौधे जो भी आएंगे वो आ जाएंगे, जैसे शाक जितना भी रहता है, शाक जिसको कहते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। फिर झाड़ी सब जितना भी है वो मध्य परत में आ जाएंगे, मध्य परत में। उसके बाद शीर्ष परत में मतलब ऊंचे वृक्ष जो भी बहुत ऊंचे होते उसे क्या कहेंगे? शीर्ष परत का वृक्ष, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे शीर्ष परत वाले में। अधोतल क्या होता है? पेड़ पौधा ऊर्ध्वाधर भी होती है और क्षैतिज भी, दोनों तरह से मिलकर बनी होती है। इस पेड़ का बात करें तो ये ऐसे करके क्या है? ऊर्ध्वाधर, और इसका इस डाली का बात करें तो ये क्षैतिज रूप से है। इसमें भले ऐसे ऐसे बहुत सारे डाली हैं लेकिन इसका ये इतना जो वितान है ये क्षैतिज रूप से फैला है। अब इसमें बात करें तो इस तरह से मान लिया जाए कोई पेड़ पौधा क्या हुआ? पेड़ पौधा है, इसके बाद इस तरह से इतना जो फैला हुआ इसी को कहेंगे अधोतल। ये क्षैतिज रूप से जो फैला हुआ ये पेड़ का बात कर रहे हैं, ये जो है ये क्या हो जाएगा? अधोतल। भोजन और ऊर्जा प्रवाह। पर्यावरण को देखें तो सभी जीव जो हैं अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पर निर्भर ही होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इस कीट को मार रहा है, तो ये गरुड़ को लगेगा कि ये कीट को मार रहा है, उससे हमें क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस गरुड़ को दिक्कत होगा। और दिक्कत कैसे होगा? मान लिया जाए कि इसको मारते गया एक टाइम पर ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। या मेढक जो है, जिसको जो भी जीव कीट या इस तरह के जीव पर निर्भर थे वे पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए। अब मेढक जो है कीट को खाता था, अब कीट बचा नहीं तो मेढक कुछ नहीं खा पाएगा। या मेढक जो भी खाता था वे सारे चीज़ ख़त्म हो गए तो मेढक कुछ नहीं खा पाएगा, कुछ दिन में मेढक भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेढक जब ख़त्म होगा तो कुछ दिन के बाद सांप भी ख़त्म हो जाएगा। सांप जब ख़त्म होगा तो पता चलेगा गरुड़ को कि यदि उस दिन हम कीट को बचा लेते तो आज हमारा भी भोजन जिंदा रहता तो हम खा पाते। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से गरुड़ को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को कहेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला कहेंगे। खाने के लिए सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या कुछ भी हो। यहाँ पे कीट इसको देखे तो ये घास को खा रहा है इस तरह से। इसी तरह के और एग्जाम्पल, घास पर निर्भर रहता है हिरन, फिर हिरन पे निर्भर रहता है शेर, बाघ, ये सब। तो फिर हिरन क्या हो जाता है? शाकाहारी, और शेर क्या हो जाता है? मांसाहारी। इस तरह से शाकाहारी और मांसाहारी कुछ भी हो लेकिन भोजन के लिए सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। उसके बाद जीवन निर्वाह करने के लिए भी सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। किसी भी जीव को यदि मारेंगे तो उससे जो है पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा। घना वन क्या होता है? वन्य जीवों का सुरक्षित आवास। जहाँ पे भी ज़्यादा आबादी रहता है वहाँ पर जो है बहुत सारे जानवर नहीं रहते। जैसे देखा जाए तो जहाँ पर घनी आबादी रहती है वहाँ पर जो शेर, बाघ, हिरन, ये सब जानवर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और जहाँ पर ये सारे जीव देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पर आबादी देखने के लिए नहीं मिलते, मतलब कि आदमी सब देखने के लिए नहीं मिलते। वन जो है सुरक्षा का काम करता है, किसके लिए? जानवरों के लिए, वन्य जीव के लिए। वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाला जीव। सुरक्षा का काम कैसे करता है? उसमें सघन झाड़ी और ऊंचे जानवर
ऊंची घास जो है जानवर को शिकारी से बचाता है। मानव में ऐसे कई लोग होते हैं जो कि वो शिकार करके उससे अपना कोई ना कोई कमाई करते हैं। उससे क्या होता है कि वन्य जीव असुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वन जब सघन रहता है तो उस झाड़ी के बीच में छिप छिप कर अपना शिकारी से बचते रहते हैं। भोजन जो है जानवर सबको, वन्य जीव सबको जो है भोजन मिलता रहता है वन से, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, इस तरह से। तो इससे निष्कर्ष पता चल रहा है कि वन जो है भोजन और आश्रय से मिला हुआ। आश्रय मतलब रहने का जगह। वन भूमि एक विशाल स्पंज दिखावट, गहरे रंग की सतह सूखी और क्षयमान पत्तियों से ढकी हुई है। जब वन में जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारे पत्ती गिरते रहते हैं और वो सड़ गल के क्या होता है, भूरा रंग का कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जैविक पदार्थ बनाता है, जो कि ह्यूमस कहलाता है। ये आर्द्र और गर्म भी रहता है। अपघटक प्रकृति, अपघटक वे सूक्ष्मजीव जो मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं, उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंगल में पेड़ पौधे से पत्तियां टूट टूट कर या और भी चीज़ जानवर सभी मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ के क्या हो जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और वो सड़ते गलते कैसे हैं, उस पर कुछ ना कुछ सूक्ष्मजीव जो है उसको अपघटित करते हैं। अपघटित मतलब टुकड़ों में बांटना। तो सूक्ष्मजीव जो है उस पत्ती को, उस जानवर को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी जैसा बना देते हैं, काला भूरा पदार्थ बना देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। मृत पत्तियां सूक्ष्मजीव बन जाती है या कवक बन जाती है। कवक फिर जो है ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस जो बनता है उससे क्या होता है, पौधों की जड़ों को पोषक तत्व मिलता है। ह्यूमस से क्या होता है, पौधा को पोषक तत्व मिलता है ह्यूमस से। जैसे पेड़ पौधा का पत्ती गिरा, अब उस पर क्या होगा, सूक्ष्मजीव या कवक जमा होगा और उसको अपघटित कर करके क्या बना देगा, ह्यूमस। ह्यूमस जो है पेड़ पौधा को क्या पोषण प्राप्त करवाएगा। अब वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब है कि वन में जितना भी चीज़ है वो कभी भी खराब नहीं होता, मतलब वो व्यर्थ नहीं है, सभी का कुछ ना कुछ उपयोग है। जैसे मृत जानवर है, कोई भी जानवर यदि मर जाता है तो सबको लगेगा कि मर गया, ये बेकार का चीज़ हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है जानवर नहीं। उसके लिए भी है कुछ ना कुछ जानवर, जिसको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। वो क्या, उसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। मृत जानवर पर भी पोषण के लिए बहुत सारे जो है प्राणी निर्भर रहते हैं, जिसको सफाई कर्मी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे स्कैवेंजर्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा कि एक हिरन मर गया। अब देखने से लगेगा कि हिरन जब मर गया तो इसका जो है जंगल में कोई उपयोग नहीं है, ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ नहीं है। इस पर बहुत सारे कीटाणु जो है इसको अपघटित कर करके इससे अपना पोषण प्राप्त करेंगे और अपना भोजन इससे प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसी से कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ रूप जो है ह्यूमस में बदल जाएंगे और उस ह्यूमस से पेड़ पौधा को जो है पोषण प्राप्त होगा। और इसी पर जो है गिद्ध, कौवा, लोमड़ी, ये सब जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। और इससे जब ये सब जब मरेगा या पत्ती ही गिर करके सड़ेगा, गलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीवाणु जो है, इस तरह के बहुत सारे जीवाणु जो है इसको अपघटित करेंगे तो वो ह्यूमस बनेगा। उससे क्या होगा, मिट्टी का जो है उपजाऊ क्षमता वो काफ़ी बढ़ेगा। इसके बाद वृक्ष और वर्षा का संबंध, इससे हम समझेंगे कि वृक्ष और वर्षा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, किस तरह से संबंधित है। वाष्पोत्सर्जन, वृक्षों द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वृक्ष क्या करता है, जल से पानी लेता है और वो अपने सभी अंगों तक पहुंचाता है। अब जब सभी अंगों तक पहुंचाता है तो क्या करता है, ये कुछ ना कुछ मात्रा में जो है सूरज द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है।
वायुमंडल में। फिर यही सब क्या होता है, बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद फिर क्या हो जाता है, बारिश हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जहाँ पर ज़्यादा वन होता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है। यही कारण है। ये सब क्या किया, पेड़ पौधा का जड़ क्या किया, ये जड़ से जल को लिया और ये जल सभी अंगों तक चला जाता है। और जब उपयोग करने के बाद, जैसे शरीर में, मानव शरीर में पसीना निकलता है, उसी तरह से पेड़ पौधा में भी पसीना के जैसा ही जल निकलता है वाष्प के रूप में। जब वो वाष्प निकलता है तो सूर्य क्या करता है, उसको अवशोषित करके उसको बादल बना देता है। फिर वही बादल बरस करके क्या होता है, बारिश कर देती है। इस तरह से वृक्ष और वर्षा का संबंध बना हुआ है। वन हवा को ठंडी रखते हैं और नमी बनाकर वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन का काम क्या होता है कि हवा को ठंड बनाए रखता है। यदि वन नहीं रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, सूर्य का तापमान रहेगा, इस तरह से पृथ्वी ज़्यादा गर्म रहेगी। लेकिन यदि वन है तो वातावरण जो है ठंडा रहेगा और वातावरण में नमी की मात्रा बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, वर्षा ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना रहेगी। नमी का मतलब ये होता है कि वायुमंडल में जो भी हवा चलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में जल का होना। जब भी कभी बारिश होता है तो उसमें क्या होता है कि पूरा उस जगह का वातावरण पूरा ठंड हो जाता है। और कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि स्किन को जब अपने चमड़ी को छूते हैं तो उसमें चिपचिपा टाइप का लगता है। उसका यही कारण है कि वातावरण पूरा ठंड होती है और उस हवा में जो नमी की मात्रा मिल जाती है, जल की मात्रा मिल जाती है, वो हमारे स्किन पे आके चिपकते जाती है, जिसके कारण कुछ देर के बाद जो है स्किन जो है चिपचिपा जैसा लगने लगता है। बाढ़ नियंत्रण और जल संचय। बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है कि स्वस्थ वन और निर्वनीकरण गांव। इसमें जैसे ज़्यादा वन होगा तो वो मिट्टी को पकड़ करके रखेगा। वन यदि अधिक है तो वो मिट्टी को पकड़ करके रखेगा। और जब भी बारिश होगा, यदि अधिक वन होगा तो वो बारिश जो है पेड़ पौधा के पत्ती पे पड़ेगा और उससे क्या होगा, बारिश के बूंद का जो होगा गति कम हो जाएगा। गति कम होने के बाद क्या होगा, वो पृथ्वी पर जो है धीरे मात्रा में गिरेगी भी, और उसके बाद इसी के माध्यम से धीरे धीरे इस तरह से इस पर बहते हुए नीचे गिरेगी, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होगी। लेकिन इस फिगर में देखने पर पता चलता होगा कि यदि बारिश हो रही है, यहाँ पे जो है पेड़ पौधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ का जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा पकड़ नहीं है। यहाँ पर जड़ है तो मिट्टी को पकड़े हुए है, यहाँ पर नहीं पकड़े हुए है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी में उतनी भी ताकत नहीं है। इससे क्या होगा, बारिश जब पड़ेगा तो इसमें पेड़ पौधा रोक भी लेता था और गति को कम भी कर देता था। यहाँ पर गति कम नहीं हो रही है, सीधे इस मिट्टी पर पड़ेगा और मिट्टी का अपरदन होगा। मतलब मिट्टी जो है यहाँ से बह बह करके अपने जिस माध्यम से जाती है नदी तालाब में मिलते हुए जा कर के समुद्र में चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। वितान क्या होता है, वर्षा के बूंदों की गति को कम कर देता है। पेड़ पौधा का जो वितान होता है वो वर्षा की बूंद का गति कम कर देता है। मूल तंत्र मिट्टी को बांधे रखता है और जल को जमीन के भीतर जाने देता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जब पेड़ पौधा, यहाँ पर जब पानी आएगा तो ये पूरा फैल जाएगा और वह धीरे धीरे होकर के भूमिगत जल के रूप में भूमि के अंदर जल जो है संचयित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। वन संपदा और शांति। वन से हमको क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, ये देखेंगे। वन से हमको जो है बहुत सारा दवाई प्राप्त होता है। वन से हमें जो है बहुत सारे उपयोगी चीज़ प्राप्त होते हैं। वन में जो है इस तरह से बहुत सारे मधुमक्खी जो है अपना छत्ता लगाते हैं, जिससे हमें मध प्राप्त होता है। इसको शहद कहते हैं, शहद प्राप्त होता है। वन से जो है गोंद प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार का मसाला प्राप्त होता है, जड़ी बूटी प्राप्त होता है, शहद, काष्ठ मतलब लकड़ी, ये सब प्राप्त होता है। और इसी से जो है बहुत सारा
आयुर्वेदिक दवाई या कोई भी दवाई बनता है, ध्वनि अवशोषण, वन जो है शोर को सोख लेता है। यदि कहीं पर ज़्यादा आवाज़ होता है तो वन जो है उसको अवशोषित कर लेता है। ध्वनि भी एक तरह का प्रदूषण हुआ जो मानव के लिए हानिकारक होता है। तो वन क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण को सोख लेता है, जिससे जिससे क्या होता है कि वातावरण जो है शांत रहता है। इसलिए जहाँ भी रोड होता है उसके आसपास ऐसा सलाह दिया जाता है कि वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधा अधिक लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण जो है उसमें अवशोषित हो जाएगा। यदि वन लुप्त हो जाए, यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि वन लुप्त हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा तो पृथ्वी का ताप का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा रहेगा नहीं, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कोई अवशोषित करने वाला रहेगा नहीं, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वातावरण में ऐसे तैसे घूमते रहेगा। फिर ऑक्सीजन का कमी भी होगा तो आदमी सब किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करेगा। इसके कारण क्या होगा, मानव का जो जीवन जीने का समय है वो बहुत कम हो जाएगा। मान लिया जाए कोई आदमी 80 वर्ष जीता है, अब वो कितना जी पाएगा, 50 या 55 साल। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और वो जो 50-55 साल जिएगा भी तो उसके रक्त में, हृदय में, शरीर के अन्य भागों में बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होगी। इस तरह की समस्या जो है वन के लुप्त होने से उत्पन्न होगी। वन जब खत्म हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में अनेक प्रकार की बीमारी देखने के लिए मिलेगी। और जब पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो जितना भी पृथ्वी पर हिमनद है वो तेज़ी से पिघलना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण जो है तटीय क्षेत्र पूरा बाढ़ से जो है भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। मिट्टी जल नहीं बांध पाएगी। आवास विनाश, मतलब जितना भी आवास सब है, पशु और पक्षियों का घर छीन जाएगा। जैसे वन में बहुत सारे जीवों का घर होता है, बहुत सारे वन्य जीव जो हैं उसमें रहते हैं। वन में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उससे जो है बहुत सारे का दवाई भी मिलता है, औषधि भी, भोजन भी प्राप्त होता है। तो वन के ख़त्म होने से क्या होगा, पशु और पक्षियों का घर खत्म होगा। यदि दवाई प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है तो वो सब मिलना बंद हो जाएगा। प्रदूषण बढ़ेगा, स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगा। जब वन खत्म होगा तो स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी। एक गतिक सजीव की इकाई। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, जैसे कि सबको लगेगा कि वन जो है केवल जो है पेड़ पौधा का समूह है, नहीं। इसमें जो है बहुत सारे पर्यावरण में रहने वाले जीव सबसे मिल के बना हुआ है। यह जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। यहाँ पादप जंतु और सूक्ष्मजीव एक साथ मिलकर एक तंत्र की तरह काम करता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, सांप है, पक्षी है, जानवर है। ये सब मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण कर रहा है। इसी सिस्टम को कहेंगे एक गतिक सजीव की इकाई। हमारा कर्तव्य वन संरक्षण, मतलब अब इतना इस वन के बारे में इतना चीज़ पढ़ने के बाद इतना समझ आया होगा कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वन को बचाना हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो हम सभी को वन को बचाना है। हमेशा चाहेंगे कि पौधा, पेड़ ये सब का रोपण करते रहें। वन है तो हम हैं। अभी तक पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। यदि वन नहीं रहे तो मानव में जो है उसका जीवन काल घटेगा और उसके बाद उसका जो भी है उसमें उसके शरीर में बहुत सारे दिक्कत आने शुरू हो जाएंगे। खून में जो है मतलब
स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगा तो उसका रक्त खराब हो जाएगा, जिसके कारण ठीक से सांस नहीं ले पाएगा। और जब रक्त खराब होता है तो उससे जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो सब उत्पन्न होगी। उसके बाद बहुत सारे दिक्कत होंगे। हमें अपने वनों को संरक्षित रहने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आइए प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को बचाएं। इसमें क्या करेंगे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। जो लोग वन के बारे में नहीं जानते हैं, वन कितना महत्वपूर्ण है वो नहीं जानते, उसको हम लोग क्या करेंगे, जागरूक करेंगे कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहीं तक था। इस वीडियो को यदि दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा।